Hello everyone, welcome to our second part of joint stock company। आज हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऑपरेट कैसे होता है। सो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एज पर हिंदू लॉ चलाया जाता है। अब एज पर हिंदू लॉ चलाया जा रहा है तो सिर्फ हिंदू फैमिली ही इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कर सकती है। ऐसा बोला गया है कि हिंदू लॉ सिर्फ हिंदू फैमिली के ऊपर ही अप्लाई होता है, बट इसके पहले ये होता क्या है ये ज्यादा समझना जरूरी। देखिए, तो ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे HUF बोला जाता है। HUF का लॉन्ग फॉर्म क्या रहता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो हिंदू फैमिली जिसमें बंटवारा नहीं हुआ है। अगर पूरी फैमिली मिलकर एक बिजनेस चलाती है तो उसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। व्हेन a joint Hindu family conduct business inheritance as per Hindu law, it is treated as a joint Hindu family business। मतलब तीन कंडीशन एक्चुअली एक ही, कि अगर आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फैमिली है और अगर आपकी पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस कर रही है हिंदू लॉ के मुताबिक तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करती है। मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बोला, जिसकी जो सोल ट्रेडिंग है वो तो भैया दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आपको सोल ट्रेडिंग मिलेंगी, लेकिन जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलेंगी? भैया भारत में ही मिलेंगी। इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सीशन एक्ट 1956। ये चीज याद रखिए कि हिंदू सक्सीशन एक्ट कौन सा है? 1956। देखिए यहाँ पे दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दादाजी, दादी जी, बेटा जी, उनके बेटा जी, उनके पोता जी, जब ये पूरी फैमिली मिलकर एक साथ एक बिजनेस चलती, बोलते हैं ना सब हमारा खानदानी बिजनेस है, हमारे बाप दादाओं की पुश्तों से बिजनेस चलता आ रहा है, हमारा फैमिली बिजनेस, हम तो भैया वही करेंगे। तो ऐसे केस में उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोला जाता है जहां पे पूरी फैमिली मिलकर वो बिजनेस करती है। आई बात ध्यान में? मतलब पापा भी वही बिजनेस में है, पापा के बड़े भाई छोटे भाई भी उसी बिजनेस में है, दादाजी भी उसी बिजनेस में थे, हमारे जो बच्चे हैं वो भी उसी बिजनेस में है। तो समझ रहे हो, पूरी फैमिली मिलकर जब वो बिजनेस चलाती है तो उसे बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट फीचर देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के क्या है। फीचर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उस बिजनेस को और ज्यादा अच्छे से समझ सको। देखिए, पहली तो मेंबरशिप के बारे में बताया गया है। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाय द बर्थ ओनली अ चाइल्ड बॉर्न इन अ फैमिली बिकम्स अ मेंबर। देखिए, यहाँ पे इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में आप किसी बाहरी व्यक्ति को लाकर एग्रीमेंट साइन करके पार्टनर नहीं बना सकते हो। मतलब यहाँ पे जो एग्रीमेंट रहेगा वो बाय बर्थ रहेगा, जन्म सिद्ध अधिकार। अगर हमारे घर में अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी है और उस घर में किसी का जन्म होता है तो जन्म से उसका उस प्रॉपर्टी पे अधिकार हो जाता है। बोला जाता है ना, पापा की प्रॉपर्टी पे बच्चों का अधिकार, उसके बच्चों को उसका अधिकार, तो बाय बर्थ अधिकार रहता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। इसलिए बोला गया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप एग्रीमेंट के भरोसे नहीं होती है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबर सिर्फ वही रहता है जो व्यक्ति उस फैमिली बिजनेस में जन्म लिया है, जो उसने फैमिली का मेंबर है। देखिए, मामा मासी ये लोग नहीं, जो हमारी फैमिली है, पापा मम्मी दादा दादी बेटा बेटी, ये जो एक चैन चल रही है उसको व्यक्ति को उसी को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस माना जाता है। उस फैमिली का जो हेड रहता है वो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है। द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज द कर्ता। जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है उसे कर्ता बोला जाता है। आपने सुना होगा ना घर पे कर्ता धर्ता शब्द, कि ये हमारे घर के कर्ता धर्ता है। तो घर में जो सबसे बड़ा मेंबर रहता है, जो घर में सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है उसे कर्ता बोला जाता है, और पूरे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का वो ही सबसे हेड माना जाता है। और कर्ता को छोड़कर बचे हुए जितने भी पार्टनर रहेंगे फैमिली में उन सबको को पार्टनर बोला जाता है। ठीक है, जैसे समझो घर में दादा है तो दादा को कर्ता बोला जाएगा,
और दादा को छोड़कर दादी, बेटा, चाचा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पोता पोती, इन सबको क्या बोला जाता है? को पार्टनर बोला जाता है। अगर आप नंबर्स ऑफ मेंबर की बात करें तो देयर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर, कि आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में मेंबरशिप की कोई लिमिटेशन नहीं रहती। अच्छा मुझे बताओ, मान लो हमने लिमिटेशन लगा दी, सरकार ने जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की लिमिटेशन लगा दी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में सिर्फ 10 ही मेंबर रह सकते हैं, और किसी 11वें का जन्म हुआ उस फैमिली में, तो क्या उसको घर के बाहर निकाल देंगे क्या? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की जो मेंबरशिप है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड डेथ। डेथ होंगी तो एक मेंबर कम हो जाएगा, बर्थ होगा तो एक फैमिली मेंबर बढ़ जाएगा, तो बिजनेस का भी एक मेंबर बढ़ जाएगा। इसलिए बोला गया है ना इसकी मिनिमम लिमिट है ना मैक्सिमम लिमिट है, फैमिली में जितने लोग हैं वो मिलकर उस फैमिली बिजनेस को कर सकते हैं। और चौथा पांचवा पॉइंट क्या बोला है? ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस, पूरी फैमिली मिलकर उस बिजनेस को चलाती है। देखो, फैमिली का सिर्फ एक ही व्यक्ति अगर वो बिजनेस चला रहा है तो वो सोल ट्रेडिंग है, मतलब अगर पूरी फैमिली मिलकर कर रही है तब उसको क्या बोला जाएगा? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, जो घर का मेन मेंबर है उसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? अनलिमिटेड। और जो लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर रहती है वो लिमिटेड रहती है, मतलब जो दादाजी है वो घर के सबसे बड़े हैं, उनकी, पापा सबसे बड़े होंगे तो फिर पापा की बात होगी, तो जो घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है जो घर का कर्ता है उसकी लाइबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है, मतलब नुकसान हुआ तो उसको भर के देना पड़ेगा। लेकिन अगर लाइबिलिटी को पार्टनर की बात की जाए तो को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, उनको अपने जेब से वो पैसा भरने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों होता है? फैमिली तो एक है, बिजनेस तो सबका है, बिजनेस भले ही सबका है लेकिन घर में चलती किसकी है? घर में डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है? कर्ता के पास है। सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग दैट कर्ता इज लायबल फॉर दैट डिसीजन। देखिए 8वें पॉइंट में लिखा है कि क्या रीजन है कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। तो जो 6th पॉइंट में ये लिखा है ना कि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका रीजन इस 8वें पॉइंट में दिया गया है। क्या लिखा है देखो, द कर्ता इज अ मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ बिजनेस। पूरे बिजनेस की जो डिसीजन मेकिंग रहती है, द कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर, कर्ता ही घर का डिसीजन मेकर रहता है। अक्सर देखो ना, पापा को या मम्मी को कोई डिसीजन नहीं लेना हो तो तुम किसके पास जाते हो? दादा दादी के पास जाते हो ना, क्योंकि पता है पापा और मम्मी दोनों ही दादा दादी की बात को टाल नहीं सकते। क्यों नहीं टाल सकते? बिकॉज दे आर द कर्ता ऑफ द फैमिली एंड दे हैव अ सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। घर के जो सबसे बड़े रहते हैं उनका डिसीजन हर किसी को मान्य रहता है। इसीलिए बोला गया है कि जो घर का कर्ता रहता है वो सोल मैनेजर, कंट्रोलर, कोऑर्डिनेटर भी रहता है और सोल डिसीजन मेकर भी रहता है, मतलब पूरे डिसीजन वो अकेला व्यक्ति लेता है। प्रॉफिट कीप रेशियो कीप चेंजिंग डिपेंड ऑन द बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ द फैमिली। बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो प्रॉफिट रहता है वो सब में बढ़ता है। 10 फैमिली मेंबर है तो प्रॉफिट 10 को मिलेगा, 15 फैमिली मेंबर है तो प्रॉफिट 15 को मिलेगा। अब किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये डिपेंड रहता है बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर। कल तक 4 फैमिली मेंबर थे तो सबको 25 25 25 25 मिल रहा था, आज 5वें का जन्म हुआ तो अब 20 20 20 20 20 मिलेगा। आया ध्यान में? तो जैसे जैसे बर्थ होते जाएंगे फैमिली का रेशो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डेथ होती है वैसे वैसे फैमिली का बर्थ रेट रेशो रेट कम होता है। इन शॉर्ट, प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा ये उस बात पे डिपेंडेबल है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स अवेलेबल है। आई बात ध्यान में? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली मिलकर चलाती है, सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। कर्ता जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति रहता है वो डिसीजन मेकर रहता है और सारे निर्णय वो अकेला ही लेता है। होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।